हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग फोर्थ लेक्चर लेकर के आए हैं रिडॉक्स रिएक्शन का। ठीक है, इसमें हम लोग बेसिकली कुछ क्वेश्चंस करेंगे नॉर्मेलिटी से रिलेटेड, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस करेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है वो करेंगे, एंड सिंगल टाइट्रेशन प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे। ठीक है, ये हमारा बेसिकली आज का टॉपिक है। तो नॉर्मेलिटी तो मैंने आई थिंक बता दिया था आप लोगों को लास्ट क्लास में, तो हम लोग सीधे क्वेश्चन कर लेते हैं। नॉर्मेलिटी मैं एक बार बता दे रहा हूँ, दोबारा से एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ। यहाँ पे नॉर्मेलिटी था क्या? नॉर्मेलिटी बेसिकली था ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर इनटू 1000। ये बेसिकली आपका नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, अब लेट अस से हमें क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ HCl रिक्वायर्ड। हम लोग एक काम करते हैं, दोनों ही क्वेश्चन को पहले तो इसका कलर चेंज करो और इसको कॉपी कर लेते हैं। दोनों ही क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया। आजा, तो इसको थोड़ा सा इधर मूव कर लो। लेट अस से हमारा पहला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ HCl रिक्वायर्ड to dissolve in 500 ml to prepare n/20 सॉल्यूशन। n/20 बेसिकली घुमा फिरा के क्या है, n/20 का मतलब है कि यहाँ पे नॉर्मेलिटी जो है ना वो 1/20 है, 1/20 नॉर्मल। ये बेसिकली हमारा नॉर्मेलिटी। तो मेरे को HCl पूछ रहा, अमाउंट ऑफ HCl। तो ऑब्वियसली जब पहले क्वेश्चन के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट इनटू 1000 और वॉल्यूम इन मिलीलीटर। अब नॉर्मेलिटी हमारा कितना है, नॉर्मेलिटी हमारा 1/20। ग्राम इक्विवेलेंट को फ़िलहाल के लिए ग्राम इक्विवेलेंट रहने दो, ठीक है, इनटू 1000 और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है हमें 500। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा 2, ठीक है, 2 इधर आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 1/40 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट। अब अगर आपको ध्यान होगा ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, और ख़ुद इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है HCl का, तो ये हो जाएगा 1/40 गिवन वेट। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट इनटू n फैक्टर। अब HCl के लिए जो n फैक्टर है, HCl तो एक ही हाइड्रोजन है ना, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा 1। तो गिवन वेट मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना आता है 36.5, और ये हो जाएगा 1/40 इंटू n फैक्टर 1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आपका गिवन वेट आपको कितना हो जाएगा, ये आपको आ जाएगा लगभग 0.9 ग्राम। ये नियर बाय मैंने लिखा है कि आपका ये आंसर बेसिकली होगा। ये आई होप समझ में आया होगा। ये है आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। ठीक है, लेट अस सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि मेरा जो HCl H2SO4 है वो कितना है, 80% प्योर है। ठीक है, 25 ग्राम ऑफ सच सैम्पल इज डिजॉल्व्ड इन क्या बोलते हैं 250 ml सॉल्यूशन। इसका 25% जो है उसको सैम्पल हमने डिज़ोल्व किया, उसका मोलैरिटी बताना है। तो पहले ना, चूँकि ये 80% प्योर है ना, तो आप पहले ओरिजिनल वेट बेसिकली निकालो। तो अगर मैं इसको यहीं पर ही बेसिकली सॉल्व करता हूँ, अगर मैं इसको यहीं पर ही सॉल्व करूँ, होपफुली इतने में आ जाए, तो हम लोग लिखेंगे कि ओरिजिनल H2SO4 कितना हो जाएगा, ओरिजिनल H2SO4 जो होगा ये बराबर होगा 25 इंटू 80%। तो 80% का मतलब 80/100। तो ऑब्वियसली ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो लगभग 20 ग्राम। ये 20 ग्राम है कि हमारा भले से 25 ग्राम दे रखा है, बट एक्चुअल में H2SO4 कितना है 20। तो ऑब्वियसली हमें क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। ठीक है, तो आप बेसिकली इसका एक काम करो, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगा लो, या चलो मोलैरिटी निकाल लेते हैं। तो ये तो बेसिकली वेट हो गया। तो मोल्स क्या हो जाएगा, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट इसका कितना है 20, और मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का कितना होता है 98। तो 20/98 ये लगभग नियर बाय 0.2 हो जाएगा। ये नियर बाय आपका 0.2 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, n × 1000 अपॉन वॉल्यूम इन
मिलीलीटर। तो ये हो जाएगा हमारा 0.2 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम कितना है 250। तो ऑब्वियसली इसको आप इससे कैंसिल कर दो तो आपका मोलैरिटी कितना हो जाएगा, मोलैरिटी हो जाएगा आपको 0.8। ठीक है। अब एक चीज़ आप ध्यान रखना, ये आपके लिए होमवर्क है, ये जो नॉर्मेलिटी होता है ना, ये मोलैरिटी इंटू n फैक्टर होता है। आप मुझे सोच के बताना कि ये नॉर्मेलिटी मोलैरिटी इंटू n फैक्टर कैसे आएगा। हालांकि अगर आप गौर से ही इस पेज को देखोगे, सारे सॉल्यूशन को, चाहे ये क्वेश्चन, आपको ये रिलेशन समझ में आ जाएगा कि आखिर ये आया कहाँ से है। ठीक है। तो मोलैरिटी कितना आया है 0.8 और n फैक्टर H2SO4 का कितना होता है 2, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.6। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। तो ये था बेसिकली सिंपल क्वेश्चन नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी से रिलेटेड। ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो इसको मैं दोबारा से रीकलर कर लेता हूँ वापस से इसके ओरिजिनल इस पे। ठीक है। तो अब हम लोग जो नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्री पे बेस्ड है। ठीक है। ये होता क्या है वो देखो, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ये कहता है कि मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन है A प्लस बी और इससे मान लो मिल रहा है मेरे को C प्लस डी। तो एज पर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ये कहता है कि हर रिएक्शन में ओवरऑल जो क्या बोलते हैं लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमेशा बराबर होता है। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि सिंस इन एनी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लॉस और गेन इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है। चूँकि ये हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है। ऑल्सो, ठीक है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, ये बेसिकली क्या होता है, ये फंक्शन होता है किसका, n फैक्टर का। ठीक है। एंड खुद ये जो n फैक्टर है, खुद ये जो n फैक्टर है ये किसका फंक्शन होता है, ये फंक्शन होता है ग्राम इक्विवेलेंट का। ठीक है। ध्यान से सुनो इसको दोबारा से कि किसी भी रिएक्शन में हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन हमेशा कांस्टेंट होता है। और चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन n फैक्टर का फंक्शन है और n फैक्टर खुद क्या बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट का फंक्शन है, इसी वजह से डेट्स वाई, इसी वजह से जो तुम्हारा ग्राम इक्विवेलेंट A का होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट B के, वो बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट C के, और ये बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट D के। ये बेसिकली आपको ये रूल ध्यान में रखना है कि जब भी आपको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की बात होगी हमेशा हम लोग सभी के ग्राम इक्विवेलेंट को आपस में इक्वेट कर देंगे। ठीक है। अब ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले क्या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट का एक फार्मूला होता है गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये समझ में है। दूसरा एक और फार्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट का, ग्राम इक्विवेलेंट का। अगर मैं इसी को थोड़ा सा डिराइव करूं, थोड़ा सा अगर मैं इसको डिराइव करता हूं लेटस से, आपको मैं दिखा देता हूं। ठीक है। लेटस से ग्राम इक्विवेलेंट गिवन वेट, ठीक है, इसको मैंने लिखा यहाँ पे गिवन वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट इनटू n फैक्टर। अब आप मेरे को एक बात बताओ, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट किसके बराबर होता है, ये मोल्स होता है। तो हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट का एक और फार्मूला आ जाएगा जो कि हो जाएगा मोल्स इनटू n फैक्टर। क्या ये समझ में है, ये हमारा सेकंड फार्मूला है ग्राम इक्विवेलेंट का। और अगर आपको ध्यान हो तो नॉर्मेलिटी खुद क्या होता था, नॉर्मेलिटी होता था ग्राम इक्विवेलेंट
अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, यानी कि हमारा एक और फॉर्मूला हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट का, कि ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। लेकिन ध्यान रखना हम लोग हमेशा वॉल्यूम को किस में लेंगे, लीटर में ही लेंगे। सो हमेशा जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से रिलेटेड आए, ठीक है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी कोई क्वेश्चन एसिड बेस का हो, ठीक है, कहाँ पे ये मेरे को लिख देना चाहिए बल्कि ये मैं यहाँ पे नीचे में कहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। when to apply लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के क्वेश्चन हम लोग कब अप्लाई करेंगे? तो पहला है तुम्हारा एसिड बेस प्रॉब्लम, जब भी एसिड बेस रिएक्शन होगा हम लोग लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई करेंगे। दूसरा है आपका बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जब भी आपको किसी रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा वर्ड दिख जाए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इस तरह के वर्ड ध्यान रखना। इसमें हम लोग को रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जब भी कोई रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन हो, जब भी कोई रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट रिलेटेड हो, हम लोग हमेशा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को अप्लाई कर देंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4 हो गया, ठीक है, K2Cr2O7 हो गया, ये सब इस तरह के क्वेश्चन। रिड्यूसिंग एजेंट जैसे H2O2 हो गया या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हो गया, ये सब आपके रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जब भी एसिड बेस के क्वेश्चन हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के क्वेश्चन हो, हम लोग हमेशा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को अप्लाई करेंगे। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है कि किसी भी रिएक्शन में चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, और खुद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस गेन किसका फंक्शन है, एन फैक्टर का, और खुद ये एन फैक्टर किसका फंक्शन है, ग्राम इक्विवेलेंट का। इसी वजह से जो ग्राम इक्विवेलेंट ए का होगा वही ग्राम इक्विवेलेंट बी, वही ग्राम इक्विवेलेंट सी, वही ग्राम इक्विवेलेंट डी का। अब हमें देखना ये है कि क्वेश्चन में हमें डेटा किस हिसाब से है, उस हिसाब से हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट का रिस्पेक्टिव फार्मूला यूज़ करेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला एक होता है गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, एक ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला आता है मोल्स इनटू एन फैक्टर, और एक ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला आता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चन वी विल गोइंग टू यूज़ अकॉर्डिंगली द फार्मूला, ऑल दीज रिस्पेक्टिव फार्मूला। एक चीज़ मैं और आपको बता दे रहा हूँ, ये अगर कोई नीट का स्टूडेंट देख रहा है तो प्लीज़ नीट के स्टूडेंट इस तरह के टॉपिक्स को ना पढ़े, उनके बेसिकली क्वेश्चंस में, उनके नीट एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। और एक चीज़, अगर बाय चांस अगर ये आता है तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ AITS और माइलस्टोन इन सारे एग्ज़ाम्स में ही आपको मिलेगा, किसी भी रिस्पेक्टिव कोचिंग इंस्टीट्यूट का दे दो। लेकिन अगर मैं ओवरऑल नीट एग्ज़ाम की बात करूँ उसमें आपको नहीं देगा। लेकिन जेई वालों के लिए, चाहे वो मेंस हो चाहे वो एडवांस हो, इसमें लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो पहले हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन है आपको ये कि व्हाट इज़ द, पहले तो मैं इसको एक काम करता हूँ, हाईलाइट कर लेता हूँ, इसका कलर करो चेंज और इसको करो कॉपी। लेटेस्ट से मैंने इसको कर दिया यहाँ पे पेस्ट। अब जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल व्हेन 4.7 ग्राम मेटल नाइट्रेट गिव्स 4 ग्राम मेटल क्लोराइड। इक्विवेलेंट वेट बताना है मुझे मेटल का। तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि जो मेटल नाइट्रेट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, मेटल नाइट्रेट मेटल क्लोराइड में। तो आप एक काम करो ना, एक को ए मान लो, एक को बी मान लो। मान लो मैंने मेटल नाइट्रेट को ए मान लिया, मेटल क्लोराइड को बी मान लिया। तो ऑब्वियसली अगर मेटल नाइट्रेट ए है, मेटल नाइट्रेट बी है, तो मैं ये रूल लगा सकता हूँ, ग्राम इक्विवेलेंट ए इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट बी, ठीक है। अब चूंकि डेटा मुझे वेट के टर्म में दे रखा है तो हम लोग वेट वाला यूज़ करेंगे। गिवन वेट ऑफ ए इक्विवेलेंट वेट ए का, ये बराबर हो जाएगा गिवन वेट ऑफ बी, और ये हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट बी के, ठीक है। अब गिवन वेट कितना है, गिवन वेट है हमारा, ठीक है, 4.7। अब ये जो ए है हमारे, ये ए बेसिकली क्या है, एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या है।
ऑब्वियसली ये तुम्हारा मेटल नाइट्रेट था, यानी कि सॉल्ट होगा। सॉल्ट के दो फॉर्मूले देखे थे, एक आपने देखा था समेशन वाला और एक दूसरा। तो चूंकि यहाँ पे मेरे को इंडिविजुअल इक्विवेलेंट वेट मेटल का पूछ रहा है ना, तो हम लोग इसको एक काम करते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि ये बराबर होगा इक्विवेलेंट वेट किसका, मेटल, और ये होगा इक्विवेलेंट वेट किसका, NO3 माइनस, नाइट्रेट बेसिकली यही होता है। उसी तरह से गिवन वेट B कितना है 4, और ये बराबर होगा हमारा इक्विवेलेंट वेट मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट किसका, क्लोराइड। क्लोराइड क्या होता है Cl माइनस। डेटा पुट कर दो तो जगह 4.7, इक्विवेलेंट वेट मेटल का मैं x मान ले रहा हूँ, और NO3 का इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा, ये 62 आएगा। उसी तरह से 4 ये हमारा x, और क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 35.5। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये हो जाएगा 4.7 टाइम्स ऑफ x प्लस 4.7 इंटू 35.5 इज इक्वल टू 4x प्लस 4 इंटू 62। ठीक है, ये 4 को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 0.7x इज इक्वल टू, इंशा फ़ोन देना, इंशा फ़ोन, कैलकुलेटर खोल के दो जल्दी। तो ये देखो यार, मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूँ। 4 इंटू 62, 4 इंटू 62 आपको होता है, ये आपको 248 होगा। ठीक है, और भाई देखो मैं कैलकुलेटर यूज़ कर सकता हूँ, तुम लोग कैलकुलेटर यूज़ मत करना, अपनी कैलकुलेशन को फास्ट रखना। ये है आपका, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये होगा 166.85। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, 248 माइनस 166.85, ये आएगा 81.15 डिवाइडेड बाय 0.7 इज इक्वल टू x। तो इसको जब मैं डिवाइड दूंगा 0.7 से तो वैल्यू आ जाएगी x इज़ इक्वल टू 115.9, यानी कि नियर बाय वैल्यू क्या है 116। ये आपका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। यूनिट चूँकि मेंशन नहीं तो हम यू मान के ये करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला आपका मॉलिक्यूलर वेट के ही टर्म में रहता है, इस वजह से। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कैलकुलेशन बस थोड़ी सी लंबी है और ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो आप एक काम करना, सेकंड वाला क्वेश्चन जो है वो आपके होमवर्क के लिए, सेकंड वाला, ठीक है, थर्ड नहीं, सेकंड वाला क्वेश्चन। अगर आप सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, एक ऑलमोस्ट सेम टू सेम है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, कि 2 ग्राम बेरियम क्लोराइड, इसको कन्वर्ट करें 2.25 ग्राम बेरियम सल्फेट, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बताना है। अब अगर आपको बाय चांस बेरियम का एटॉमिक वेट पता है तो आपको सॉल्व करने की ही ज़रूरत नहीं है। बेरियम का एन फैक्टर 2 होता है, आप उससे डायरेक्ट निकाल सकते हो। लेकिन चूंकि बेरियम का एटॉमिक वेट यूजुअली किसी को याद नहीं रहता है, इसीलिए आपको इसको वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा जैसा हम लोगों ने सॉल्व किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, जस्ट अ मोमेंट, इसको हम लोग इसका भी हम लोग करेंगे कलर चेंज। चलो भैया चेंज हो जाओ तुम, और इसको भी हम लोग करेंगे कॉपी, और इसको यहाँ पे किया हम लोगों ने पेस्ट। ठीक है, मुझे क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ऑफ 70% प्योरिटी कितना है 70%, डैट वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इतना ml 0.5 नॉर्मल कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो वेट निकालना है ना, तो बेसिकली ये तो नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन हो गया यार, सीधे तो आप एक काम करो, नॉर्मेलिटी निकालो। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर इंटू 1000। ठीक है, अब नॉर्मेलिटी कितना है 0.05, ग्राम इक्विवेलेंट को फ़िलहाल के लिए मैं ग्राम इक्विवेलेंट ही रख रहा हूँ। ठीक है, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 250। तो ये और ये क्या हो गया कैंसिल, तो ये हो जाएगा 0.05 अपॉन 4, और ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, क्योंकि हम लोग को वेट निकालना है इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा। अब चूंकि गिवन वेट निकालना है तो गिवन वेट बेसिकली क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा 0.05 अपॉन 4, और इक्विवेलेंट वेट जो होता है ना इसका 50 आएगा। आप निकाल के देखना, मॉलिकुलर वेट इसका 100 होता है, n फैक्टर 2 होगा, तो 50 इज इक्वल टू गिवन वेट। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे 0.05 मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है, और ये पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है किससे, 4 से, तो ये वैल्यू जो आएगी वो आएगा 0.625 ग्राम। लेकिन ध्यान रखना ये जो वैल्यू है ये 100% प्योर है। हमारे पास प्योरिटी कितना है, 70% ना, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला। तो परसेंटेज प्योरिटी आपको फॉर्मूला बताया होगा मैंने, थ्योरेटिकल अपॉन प्रैक्टिकल इंटू 100। अब परसेंटेज प्योरिटी कितना है, 70, ठीक है, थ्योरेटिकल हमारा कितना है 0.625, ठीक है, और हम लोग को असल में प्रैक्टिकल वाला जो डेटा है वो निकालना है, क्योंकि फाइंड द वेट है ना, तो अपॉन प्रैक्टिकल। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0.625 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये पूरा का पूरा डिवाइड होगा 70 से। तो हमारा जो रिक्वायर्ड वेट जो आएगा, रिक्वायर्ड वेट कह लो या प्रैक्टिकल कह लो, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.892 ग्राम। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ये इस तरह से क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक भी अगेन जेई के ही पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट, लेक्चर का भी मुझे ध्यान रखना है, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे 1 घंटा तो हुआ नहीं होगा यार, अभी तो 20 ही मिनट हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अगर हम लोग आगे बढ़े तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग पढ़ रहे हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या होता है, ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म है, ठीक है, तो ये इतने में ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, ठीक है। ये बेसिकली होता क्या है, ठीक है, ये वो होता है हमारा x लीटर ऑफ ऑक्सीजन released by the decomposition ठीक है of 1 liter H2O2, ठीक है, कि कितना लीटर ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ 1 लीटर H2O2 एट STP। ऐसे इसकी डेफिनेशन नहीं पूछेगा, अल्टीमेटली आपको फॉर्मूला पूछेगा, ठीक है। और इसका जो ये रिलेशन होता है वो नॉर्मेलिटी से रिलेटेड होता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग H2O2 का डिकम्पोजिशन का रिएक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली H2O2 जो है ये आपका डिकम्पोज होके क्या बनाएगा, वाटर और ऑक्सीजन। इसको जब आप बैलेंस करोगे तो ये इस तरह से बैलेंस हो गया, ठीक है। इसमें कोई डाउट? ओके, तो अगर मैं इसका, चूँकि मेरे को x लीटर ऑफ ऑक्सीजन है ना, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं H2O2 का मॉलिक्यूलर वेट 34 होता है, यहाँ पे 2 है, तो यानी कि ये हो जाएगा 68 ग्राम, और 68 ग्राम से मेरे को कितना ऑक्सीजन मिल रहा है, 22.4 लीटर। ये समझ में है? तो इसको मैं वर्ड्स में ऐसे लिख सकता हूँ कि 22.4 लीटर ऑक्सीजन जो है वो कितने से मिल रहा है, 68 ग्राम H2O2 से मिल रहा है, ठीक है। तो 1 लीटर ऑक्सीजन कितने से मिलेगा, ये हो जाएगा 68 अपॉन 22.4, ठीक है, 4 ग्राम H2O2। इसमें कोई डाउट? तो क्वेश्चन का अकॉर्डिंग क्या है, x लीटर है ना, तो x लीटर ऑक्सीजन कितने से मिलेगा, x लीटर मेरे को मिलेगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे ना 68 बाय ये, ठीक है, 68 अपॉन 22.4 इंटू x ग्राम H2O2। जब आप इस पर्टिकुलर वैल्यू को सॉल्व करोगे, मैं काम कर रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन को बेसिकली रब कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट।
कोई एरिया चाहिए होगा यार। अरे यार कैसे डिलीट करते हैं। हाँ इससे हो जाएगा। और इसको मुझे लगा यार कि इतने एरिया में हो जाता सॉल्व। खैर चलो कोई बात नहीं। दोबारा से हम लोग आते हैं इधर, यानी कि x लीटर से आपको इतना ये H2O2 लगेगा। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे कितना 68/22.4 इंटू एक्स ग्राम H2O2, तो ये वैल्यू सॉल्व हो करके ये और ये 17 से कैंसिल, बेसिकली 4 से मैंने ये किया, और ये तुम्हारा 5.6 हो जाएगा। कितना हो गया 17/0.6 एक्स ग्राम H2O2। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो अगर आप डेफिनेशन में देखो तो डेफिनेशन में वॉल्यूम लीटर कितना है? डेफिनेशन में वॉल्यूम आपका कितना है? एक। गिवन वेट आपका कितना है? 17x अपॉन 5.6, और इक्विवेलेंट वेट H2O2 का जो होता है वो भी 5.6 ही होता है इंटू 1। तो ऑब्वियसली सॉरी 5.6 इक्विवेलेंट वेट जो होता है आपको, ये आपको 17 होता है H2O2 का 17, और वॉल्यूम आपको कितना 1। तो ये और ये बेसिकली कैंसिल, यहाँ पे नॉर्मेलिटी। तो यही x जो है ना, इसी को हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, इसी x को बेसिकली वॉल्यूम स्ट्रेंथ बोला जाता है। आपको अल्टीमेटली इस फॉर्मूले को ही याद रखना है। x बेसिकली क्या है? x ही को बोला जाता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ किसका? ऑफ H2O2, और ये बराबर किसके होता है? नॉर्मेलिटी इंटू 5.6। तो ये आपको अल्टीमेटली इस फॉर्मूले को याद रखना है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है छोटा सा। ठीक है, चलो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मान लो मैं एक वॉल्यूम स्ट्रेंथ वाली क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे अगर आप थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन वॉल्यूम स्ट्रेंथ को ही लेकर के है। ठीक है, तो पहले तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन ये कर लो, हाईलाइट। इस क्वेश्चन को मैंने कॉपी कर लिया। अब हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। अरे बाप रे, इतना बड़ा एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये हमारा मान लो क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि 20 ml ऑफ H2O2 जो है, 20 ml जो हमारा H2O2 है, एक मिनट रुक जाओ, इसको आफ्टर एसिडिफिकेशन विद इतना H2SO4 रिक्वायर्स 30 ml ऑफ N/12 KMnO4 फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन। व्हाट इज़ द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो ऑब्वियसली H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फार्मूला होता है नॉर्मेलिटी इंटू 5.6। ये बेसिकली वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फार्मूला होता है। और क्वेश्चन को पढ़ के इतना सेंस तो आ रहा है कि H2O2 जो है वो किससे रिएक्शन कर रहा है? H2O2 रिएक्शन कर रहा है KMnO4 से। अब H2O2 का डेटा किस में है? वॉल्यूम में। KMnO4 का डेटा पढ़ोगे किस में है? वॉल्यूम में। इसका मतलब हम लोग दोनों के लिए ग्राम इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट H2O2 ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट KMnO4। ठीक है, चूँकि दोनों का डेटा वॉल्यूम के ही टर्म में है तो इसका हो जाएगा नॉर्म N1 V1, और वॉल्यूम किस में? लीटर में ही लेना है। ठीक है, यहाँ पे भी N2 V2, यहाँ पे भी वॉल्यूम किस में? लीटर में ही लेना है। तो इसका तो नॉर्मेलिटी निकालना है। इसका वॉल्यूम कितना है? 20,
चूँकि वॉल्यूम लीटर में लेना है तो ये 1000, इसका नॉर्मेलिटी n/12, n/12 का मतलब कितना 1/12, और वॉल्यूम तुम्हें दे रखा है 30 और ये 1000। ऐसे तो मैं अगर आपको पहले बोलता, ठीक है, तो ये 1000 से 1000 कैंसिल ही हो जाएगा अल्टीमेटली, क्योंकि दो इधर भी वॉल्यूम ml है इधर भी वॉल्यूम ml है, तो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। बट मैंने सोचा कि यार स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। अब ये 0 और ये 0 भी कैंसिल हो जाएगा, 3 और ये 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि हमारा जो नॉर्मेलिटी आएगा वो कितना आ जाएगा, नॉर्मेलिटी हो जाएगा 1/8। अब आपको नॉर्मेलिटी 1/8 आ गया है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी इंटू 5.6। तो नॉर्मेलिटी कितना है 1/8 और 5.6, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ हमारा कितना हो गया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो गया हमारा 0.7। ये बेसिकली आपका आंसर हो जाएगा। तो यार ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं ना बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। आपको बेसिकली क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के जो भी दो चीज़ें जिनका रिएक्शन हो रहा है उनके ग्राम इक्विवेलेंट को बस इक्वेट करना है और कुछ भी नहीं करना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे मान लो एक और रुको यार, सारा भर गया क्या इसके, कुछ तो खाली होगा। अच्छा ये वाला खाली है। जैसे मान लो हम लोग बात करते हैं इन दो क्वेश्चन की। कलर को किया रीस्टोर, और मैं काम करता हूँ कौन से क्वेश्चन को करूँ, लेट अस से इसी को कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन यार आप लोग खुद ही से कर लेना, ठीक है। एक मिनट रुको, इसको अब कर लो कॉपी और इसको यहाँ पे करो पेस्ट। ठीक है, जैसे ये है तो ये तो सिंपल सा है कि NaOH किससे रिएक्शन कर रहा है, H3PO4 से। आप वीडियो को पॉज करो, पॉज करके देखो कि क्या बोलते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका डेटा किस में है, ग्राम इक्विवेलेंट में, सॉरी इसका डेटा वेट के टर्म में है, तो हम लोग इसके लिए लिखेंगे गिवन वेट A अपॉन इक्विवेलेंट A। और H3PO4 का डेटा किस में है, वॉल्यूम और इसमें है ना, तो इसका हो जाएगा नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में, लीटर में। तो गिवन वेट ये मेरे को निकालना है, NaOH का इक्विवेलेंट वेट 40 आता है। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इंटू n फैक्टर, और वॉल्यूम तुम्हारा ऑब्वियसली लीटर में। तो गिवन वेट तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये 40 इधर, मोलैरिटी कितना है 0.05, n फैक्टर H3PO4 का कितना होता है 3, और वॉल्यूम कितना है 0.5। इस पूरे को आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 40 इंटू 0.05 इंटू 3 इंटू 0.5। जब आप इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आपका 3 ग्राम आ जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करो और वीडियो को पॉज करके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मेरे को बताना कि क्या आ रहा है, कमेंट आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसे सॉल्व हो जाएगा, मेरे को खुद याद नहीं यार, मैंने बस ऐसे लिख दिया। इसमें आप क्या करोगे, H2SO4 के डेटा को कॉपर कार्बोनेट से बेसिकली रिलेट करना। कॉपर का एटॉमिक वेट 63.5 होता है। सॉल्व करके देखना, मेरे को बताना क्या आंसर आ रहा है। मैं थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अरे यार अब तो मेरे को तो ये भी करने का मन नहीं कर रहा, ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है चौथा, इसको पहले किया, इसका मैंने कलर चेंज और इसको किया मैंने कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं काम करूँ यहीं पर ही पेस्ट कर देता हूँ। ये लो, और ये पार्ट जो है इसको रब कर दो। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे ये जो है ना, ये बेसिकली एरो होगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 0.4 मोलर जो है KMnO4 ये रिएक्शन कर 0.05 मोलर FeSO4 से। रिएक्शन कुछ इस तरह से है। वॉल्यूम FeSO4 का कितना है 50 ml, वॉल्यूम KMnO4 का पूछ रहा है। आया है, कितना घटिया क्वेश्चन है। मान लो इसको A और इसको मान लो B,
तो ऑब्वियसली रूल क्या बोलता है कि जो ग्राम इक्विवेलेंट ए का होगा वो किसके बराबर होगा, ग्राम इक्विवेलेंट बी के। ठीक है, दोनों का डेटा वॉल्यूम के टर्म में है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे एन ए वी ए इज इक्वल टू एन बी वी बी। इसी का वॉल्यूम निकालना ना शायद, अच्छा सॉरी वॉल्यूम H2SO4 AKMNO4 का निकालना है। तो इसका तुम्हें ना मोलैरिटी दे रखा है कितना, 0.4। ठीक है, लेकिन ये जो है ये नॉर्मेलिटी है। नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर ए इंटू वॉल्यूम ए। ये क्या होगा, मोलैरिटी ऑफ बी, एन फैक्टर बी और वॉल्यूम आपका बी। ठीक है, तो इसका मोलैरिटी कितना है, ये है आपको 0.4। अब तुम सोचो सर एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो देखो यार लास्ट लेक्चर मैंने बताया था ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इधर चेंज कितने से, इधर ऑक्सीडेशन नंबर 7 है, इधर ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। तो यहाँ से यहाँ कितने का चेंज आ रहा है, यहाँ से यहाँ 5 का चेंज आ रहा है। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 5। और आपको वॉल्यूम निकालना है। इसका मोलैरिटी कितना है FeSO4 का, ये है आपको 0.05। FeSO4 के लिए एन फैक्टर देखोगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +3। चेंज कितने से हो रहा है, 1। और शायद से FeSO4 का वॉल्यूम मेरे को दे रखा है 50। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये और ये किससे कैंसिल हो जाएगा, 10 से। 10 इससे मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा 0.5, और ये कितना हो जाएगा 0.4। जब आप इसको सॉल्व करोगे आंसर कितना आ जाएगा 1.25 मिलीलीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले मेरे को ये सारा का सारा कच्चा चिट्ठा जो है ना, ये पहले डिलीट मारना पड़ेगा, वरना स्पेस ही नहीं है कि मैं तुम लोगों को करवा सकूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको रीस्टोर करो। इसका कलर हमने कर दिया रीस्टोर, और अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, लेट अस से इसका कलर चेंज रेड कर लेते हैं यार इस बार, और इसको करो कॉपी। ये रहा हमारा क्वेश्चन। आप लोग भी ट्राई करो खुद से, वीडियो को पॉज करो और ख़ुद से देखो क्या आना चाहिए। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये ऑब्वियसली ये आपका क्या है, यहाँ से रिएक्शन हो रही है। मुझे कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2Cr2O7 नीडेड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फाइड इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसको अगर आप A मान लो, इसको B मान लो, तो ग्राम, तो आपका ये सॉल्व कैसे होगा, ये बेसिकली इस तरह से हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट A का ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट B के। ये समझ आए। अब चूंकि दोनों का डेटा मोल में है, मोल इसका, तो मोल में ही रख लो। तो ये हो जाएगा मोल्स ऑफ दिस इनटू n फैक्टर A। ठीक है, ये हो जाएगा मोल्स ऑफ B n फैक्टर B। ठीक है, अब एक काम करो, n फैक्टर बेसिकली सबका निकाल लो। n फैक्टर A जो होगा, n फैक्टर A आपने किसको माना है, K2Cr2O7 को। तो चूंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने से है, इधर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 6, और इधर कितना ऑक्सीडेशन नंबर 3। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 3 से है। एक्टिव एटम कितने हैं, ये बेसिकली हमने बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाई बाय एक्टिव एटम। ठीक है, तो n फैक्टर A, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 6, इसका 3, तो ये हो जाएगा 3 से चेंज, और एक्टिव एटम कितने हैं 2, यानी कि n फैक्टर A जो है वो कितना आया, n फैक्टर A हमारा 6 है। ठीक है, उसी तरह से n फैक्टर B निकालो। n फैक्टर B अगर देखोगे, n फैक्टर B, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आपको +1 आएगा। ठीक है, अब कॉपर के केस में ना यहाँ पे मसला ये है
कि यहाँ पे कॉपर का भी चेंज हो रहा है और साथ ही साथ सल्फ़र का भी चेंज हो रहा है। सल्फ़र का यहाँ -2 है और यहाँ पे सल्फ़र का कितना है +4 और यहाँ पे कॉपर ये। तो अब हम लोग फॉर्मूला ये लगाएंगे कि समेशन ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाई बाय एक्टिव एटम। तो एक बार हम लोग कॉपर के लिए अप्लाई करो। कॉपर के लिए चेंज कितने से हो रहा है 1 से 2 पे जा रहा है, तो चेंज कितने से हो गया 1। कॉपर कितना है 2, साथ ही साथ सल्फ़र कितना है 1 और सल्फ़र का चेंज कितना हो रहा है, सल्फ़र का चेंज -2 से +4 जा रहा है यानी कि 6 का चेंज है और सल्फ़र तुम्हारे 1 है। तो इस बार एन फैक्टर कितना हो गया 8। तो मेरे को एन फैक्टर ए पता चल गया, एन फैक्टर बी पता चल गया। ठीक है, तो सारे डेटा को पुट कर दो। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स यानी कि एन ए मेरे को निकालना है। एन फैक्टर ए कितना है 6। ठीक है, एन मोल्स इसका ये कितना है 1 और इसका एन फैक्टर कितना दे रखा है 8। तो मोल्स ऑफ ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 8/6। इसको आप सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 4/3। 4/3 का मतलब 1.33 मोल्स, ये हो जाएगा। बेसिकली इस क्वेश्चन में ना बस यही एक चीज़ बेसिकली मुझे बतानी थी कि अगर कोई ऐसी चीज़ अगर हो जाए जिसमें दोनों चीज़ों का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा हो तो हम लोग कैसे इनका एन फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, वीडियो हो गया है लगभग 40 मिनट का। चलो कोई नहीं, हम लोग फर्दर है भी हमारे पास टाइम। कोशिश करता हूँ यार कि वीडियो तुम्हारे ज़्यादा बड़े ना बने, बट बन जाते तो मैं क्या ही करूँ भाई, क्वेश्चन भी तो प्रैक्टिस करवाना ज़रूरी है। हैं अगला देखो, अगला मैं कौन सा करूँ, दोनों ही प्योरिटी के क्वेश्चन हैं। चलो ये वाला करते हैं। ठीक है, इसको लाइमस्टोन वाले को कल जो बेसिकली हम लोग क्लास करेंगे ना, उस क्लास में हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, वो सारे टॉपिक्स हम लोग मतलब जो भी क्वेश्चन हमारे पेंडिंग हैं आज की क्लास के वो करेंगे, क्योंकि ना कल मेरे को डबल टाइट्रेशन ये सभी पढ़ाना है। ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार लिया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको विजिबल हो। कलर इसका चेंज हो पाएगा? कलर, चलो छोड़ो कलर को, मारो गोली, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास ना एक इम्प्योर सैंपल है लाइमस्टोन का। लाइमस्टोन क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को HCl से ट्रीट किया, उससे मेरे को क्या मिला CaC2O4। फिर इस CaC2O4 को फ़िल्टर किया, वॉश किया, और फिर इसका रिएक्शन हम लोगों ने करवाया KMnO4 से। और KMnO4 मेरे को कितना यूज़ हो रहा है, ये मेरे को यूज़ हो रहा है 40 ml ऑफ 0.25 नॉर्मल, ये बेसिकली मेरे को यूज़ हो रहा है। तो मेरे को पूछा कि बताओ परसेंटेज कैल्शियम ऑक्साइड कितना होगा। ऑब्वियसली कैल्शियम कार्बोनेट में दो चीज़ें होती हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। तो पहले मेरे को निकालना पड़ेगा कि ये जो इम्प्योर है ना, ये तो इम्प्योर सैंपल है, पहले प्योर सैंपल देखो कि कितना है। तो अगर आप देखो लेटर से ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो मैंने आपको रूल बताया है कि जो ग्राम इक्विवेलेंट A का होगा वही ग्राम इक्विवेलेंट किसका होगा, B का होगा। वही आपको ग्राम इक्विवेलेंट किसका होगा, C का होगा। और वही ग्राम इक्विवेलेंट आपको किसका होगा, D का। सबका ग्राम इक्विवेलेंट बराबर है। अब मेरे को B और C का डेटा दे नहीं रखा है, मुझे B और C से मतलब भी नहीं है, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग को जिससे मतलब है उसको इक्वेट करते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग लिखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट A इज़ इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट D। अब कैल्शियम कार्बोनेट वेट का डेटा है, ठीक है, तो गिवन वेट, ठीक है, अपॉन इक्विवेलेंट वेट। D का जो डेटा है वो वॉल्यूम के टर्म में है, तो ये हो जाएगा नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम किस में,
लीटर में, ठीक है। तो जब आप लीटर में करो, गिवन वेट मेरे को निकालना है, कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट 50 आएगा, मॉलिक्यूलर वेट इसका एन फैक्टर 2 होता है, ठीक है। नॉर्मेलिटी कितना है, नॉर्मेलिटी आपको 0.25 और वॉल्यूम कितना हो जाएगा 40/1000, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करके जो गिवन वेट जो आपको आ जाएगा, गिवन वेट वो आपको आ जाएगा 0.5 ग्राम। ये बेसिकली किसका वेट हो गया, प्योर वाले का, मतलब इम्प्योर कितना है 0.518 और ये कितना है प्योर का। तो हम एक काम करते हैं, हम पहले प्योर वाले में निकालते हैं कि आखिर कितना कैल्शियम ऑक्साइड है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन प्योर CaCO3। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, इसके लिए हम लोगों ने रिएक्शन लिखा CaCO3, ये आपको किस में कन्वर्ट हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो 100 ग्राम से आपको 56 ग्राम मिल रहा है, तो एक से आपको कितना मिलेगा, एक से आपको मिलेगा 56/100, ये समझ में आए। तो 0.5 ग्राम से आपको कितना मिल जाएगा 56/100 इंटू 0.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.28 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। यानी कि आप चाहे डिकम्पोज करो किसको, आप चाहे डिकम्पोज करो 0.518 वाले को, चाहे इसको डिकम्पोज करो, चाहे 0.5 वाले को डिकम्पोज करो, आपको कैल्शियम ऑक्साइड कितना मिलेगा 0.28। तो परसेंटेज कैल्शियम ऑक्साइड कितना हो जाएगा, परसेंटेज कैल्शियम ऑक्साइड के लिए इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो हमारा जो परसेंटेज कैल्शियम ऑक्साइड जो होगा, ध्यान से सुनना, चाहे 0.518 होता चाहे 0.50 होता, आपको कैल्शियम ऑक्साइड कितना मिलता 0.28 ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे किसका वेट, किसका कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ पे क्या हम लोग लिखेंगे टोटल या बेसिकली ओरिजिनल सैंपल का वेट, ठीक है। इसको आप लिख लो ओरिजिनल सैंपल मल्टीप्लाई बाय 100। तो ऑब्वियसली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वेट कितना आपको मिल रहा है 0.28, ओरिजिनल कितना है 0.518 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करके ये आपको लगभग आ जाएगा 0.28 to 100 और डिवाइडेड बाय पॉइंट, ये आपको आ जाएगा लगभग 54%। ये आपको समझ में है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था इसीलिए मैंने इस वाले क्वेश्चन को चूज़ किया, ठीक है। इसके अलावा मतलब आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगा कि इस वाले क्वेश्चन को आप खुद से करना। ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। आपको ऑक्सैलिक एसिड का क्या ज़रूरत पड़ेगा, इक्विवेलेंट वेट आपको ज़रूरत पड़ेगा, इसका एन फैक्टर 2 होता है वैसे ऑक्सैलिक एसिड का, ठीक है। ट्राई करके देखना, होपफुली बन जाए। लेक्चर देख लेता हूँ, लेक्चर कितना बड़ा हो गया, लेक्चर हो गया है ऑलमोस्ट 50 मिनट का। तो मेरे को ना चाहते हुए भी यहीं पर रुकना पड़ेगा, वरना पता चल लेक्चर अपलोड ही नहीं हुआ। तो 3 क्वेश्चन रह गए, हम लोग इन 3 क्वेश्चन को कल की क्लास में करेंगे। और वैसे तो आप होमवर्क के लिए खुद से ट्राई करना, ठीक है, सोचना, दिमाग लगाना, और मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मिली मोल्स है ना लिखा हुआ क्वेश्चन में, मिली मोल्स का मतलब जो भी आपका मोल आएगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, वही आपका मिली मोल्स होता है। तो आप ट्राई करना सॉल्व करने की, सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चंस को करेंगे। आज हम लोगों ने ना बेसिकली जो टॉपिक, जिस टॉपिक पर हम लोग क्वेश्चन किया वो सिंगल टाइट्रेशन है। इसके अलावा डबल टाइट्रेशन और बैक टाइट्रेशन भी होता है, वो हम लोग कल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर तुम्हारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड बैलेंसिंग हो जाएगा, और फिर ये चैप्टर ख़त्म। प्रोबेबली 2 लेक्चर मुझे और लगेंगे, 2 से 3 लेक्चर, ठीक है। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आज 31 है, होपफुली 2 तारीख तक हम लोग निपटा देंगे इस चैप्टर को, ठीक है। तो चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय।